नमस्कार भाइयों आज बहुत दिनों बाद मौका मिला आपके सामने आने का। तो आज इतने लंबे समय के बाद हम आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे वीडियो थोड़े जल्दी लाया जाए। तो आज की जो वीडियो ला रहे हैं हम वो सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स ला रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा तो जल्दी वीडियो को चलाते हुए शुरू करते हैं। सितंबर 2020 करंट अफेयर्स आ जाते हैं भाई। तो करंट अफेयर्स है सितंबर 2020 में, आ जाइए। पहला जो इसमें आया भाई वो देखिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। याद रखना, ये राज्य स्टार्टअप रैंकिंग है, इसका सेकंड एडिशन है भाई ये। और किसने जारी किया? पीयूष गोयल जी ने जारी किया है। इस जो रैंकिंग है इसमें राज्यों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। रैंकिंग में 5 कैटेगरी में बांटा गया है। और कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की, दूसरी उत्तम प्रदर्शन, तीसरी अग्रणी कैटेगरी, चौथी है आकांक्षी अग्रणी और पांचवी है उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र में। जितना ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम वो कैटेगरी छोटी होती जा रही है। तो टॉप कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जिसमें एक राज्य गुजरात को शामिल किया गया है। इसके बाद उत्तम प्रदर्शन में कर्नाटक और केरल आ रहे हैं। अग्रणी श्रेणी में बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान आ रहे हैं। आकांक्षी अग्रणी में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना आ रहे हैं। उत्तराखंड भी उसी में है। उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र में आंध्र प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है भाई। तो ये कैटेगरीज है, 5 कैटेगरी है। सवाल आपसे बन सकता है कि भैया ये जो रैंकिंग है ये किसने जारी की? पीयूष गोयल जी ने जारी की। कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी है। तो पहला तो ये भी बन सकता है कि कौन सी कैटेगरी है या कौन सी नहीं है। फिर किस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस राज्य को रखा गया ये भी पूछा जा सकता है। तो टॉप 3 के जो हैं राज्य वो आपके जरूर याद होने चाहिए भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई दूसरे पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, दूसरे पर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन किया। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वस्त्र 2020 नाम से ही पता चल रहा है टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ होगा, वस्त्रों से जुड़ा होगा। इसके 7वें संस्करण का वर्चुअल आयोजन, इस बार जो भी चीजें ज्यादातर हो रही है वो वर्चुअल आयोजन ही हो रहा है। कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। वर्चुअल आयोजन हुआ है राजस्थान में, वस्त्र 2020 का, और ये 7वां संस्करण है। ठीक भाई। इसके बाद नए संसद भवन के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 861.9 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि जो भारत का नया संसद भवन है उसका ठेका किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 861 करोड़ रुपए में बनाने का ठेका है। तो ये जो नया संसद भवन बनाया जाएगा भाई, ये पुराने संसद भवन के बिल्कुल पास में बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं पुराना संसद भवन इस टाइप का बना हुआ है, सर्किल के आकार का है। लेकिन जो नया संसद भवन बनेगा वो ट्रायंगल के आकार का बनेगा। याद रखना, इसकी डिजाइनिंग जो बनाई गई है, जो पास हुई है, वो ट्रायंगल के आकार की होगी। दूसरी बात, पुराने संसद भवन अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। अभी हम नया संसद भवन बना रहे हैं तो इसमें सीटों की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा ये भाई कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या नहीं घटाई जा सकती, ना ही बढ़ाई जा सकती, मतलब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 2026 के बाद तो किया जा सकता है। और अगर ऐसे में 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी तो संसद भवन की सीट की संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये नए संसद भवन बनाया जा रहा है जो ट्रायंगुलर होगा। पहली चीज, सीटों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी चीज, और कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसको बना रहा है भाई। आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को पर्यावरण मंत्रालय ने एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जारी की। राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जारी कब की गई? 22 सितंबर को, जब विश्व गैंडा दिवस होता है। ठीक है भाई। सर्वाधिक 3000 गैंडे भारत में लगभग है भाई, ये याद रखना, फिक्स नहीं है।
पूरे वर्ल्ड में लगभग 3,500 या 3,600 के करीब गैंडे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनमें से लगभग 3,000 के करीब गैंडे भारत में हैं। एक सींग वाले गैंडों की बात चल रही है। भारत का काजीरंगा आपने सुन रखा है, तो असम और बंगाल में गैंडे मिलते हैं। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल और में इंडिया में मिलते हैं। तो भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे लगभग 3,000 करीब इंडिया में है। और मैंने क्या बताया कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 3,500 या 3,600 करीब गैंडे हैं, जिनमें से लगभग 3,000 इंडिया में है। ठीक, दूसरा नंबर है नेपाल का, जब लगभग 550 के करीब गैंडे नेपाल में भी हैं। और भारत में कहां मिलते हैं? असम और पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलते हैं। थोड़ा बहुत यूपी में भी है, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिलते हैं भाई। ठीक है, IUCN ने एक सींग वाले गैंडे को 2008 में ही रेड सूची में डाल दिया था। तो रेड सूची कौन सी सूची होती है? जिसमें संकटापन्न, एंडेंजरस जो स्पीसीज होती है, संकटापन्न प्रजातियों को रखा जाता है। यह बहुत पूछा जाता है कि IUCN की रेड लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है? संकटापन्न प्रजाति। ऑप्शन डालता है, संकटापन्न है या विलुप्त है, ऐसे ही कई सारे डाल देता है। तो संकटापन्न जो प्रजाति होती है उनको रेड सूची में डालते हैं, जो कि IUCN जारी करता है। तो इसने 2008 में इसको रेड सूची में डाल दिया था, एक सींग वाले गैंडे को। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म सभी को मालूम होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN का मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है IUCN का हेडक्वार्टर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चली। पहली किसान रेल चली है भारत की देवलाली और दानापुर के बीच। ये महाराष्ट्र का है और ये बिहार का है। ठीक, दूसरी जो किसान रेल है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और दिल्ली के आदर्श नगर के बीच चली है। पहली देवलाली और दानापुर के बीच, दूसरी अनंतपुर और आदर्श नगर के बीच। ये रेलगाड़ी विशेष तौर पर किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई है, जिससे कि वो अपनी फसल को मंडियों में पहुंचा सके। ठीक है भाई, तो दो किसान रेल चली हैं, पहली देवलाली दानापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी आनंदपुर और आदर्श नगर के बीच चली है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड उर्दू वेबिनार 2020 का आयोजन दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड उर्दू वेबिनार 2020 का आयोजन दिल्ली में हुआ। ठीक जी, इसके बाद आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी है। यह SSC, RRB, IBPS यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती बोर्ड और SSC के लिए सामान्य योग्यता परीक्षण CET का आयोजित करेगा। NRA क्या करेगा? CET का आयोजन करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका आयोजन करेगा। CET का स्कोर 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। याद रखिए, जो CET एग्जाम होगा उसमें जो छात्र जो कंपटीटर जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जो स्कोर करेंगे वो 3 वर्ष तक वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये समूह घ और समूह ख के लिए, मतलब समूह क्लास B और क्लास C के लिए पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित करेगा। ठीक है, तो अब इनके लिए क्या है कि एक बार मतलब CET देकर आदमी 3 वर्ष तक के लिए उसका स्कोर वैलिड माना जाएगा। इसमें एक चीज और है, ये जो CET होगा वर्ष में 2 बार होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने या किसी कैंडिडेट ने मान लिया एक CET में 75 मार्क्स लिए और 6 महीने बाद वो दोबारा देता है 78 आ गए, तो उसका 78 वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर उसने पहले में 75 किए और अगली बार 71 भी तो रह सकते हैं उसके, तो 75 माना जाएगा। तो वो जब भी एग्जाम देगा तो ऐसी स्थिति में उसका जो मैक्सिमम होगा वो वैलिड माना जाएगा CET एग्जाम में। ठीक है, तो CET कौन करेगा? NRA के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और इसका स्कोर जो है 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। यह भी पूछा जा सकता है कौन सी भर्तियों को आयोजित करेगा? ग्रुप B और ग्रुप C की भर्तियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने, देखिए आप सभी से ये उम्मीद है कि आप जो है, मैं यहां पर जो मंत्रियों के विभागों का भी नाम लिख रहा हूं, तो आप सभी को ये मंत्रियों के विभाग याद होने चाहिए, ये तो केंद्रीय मंत्री याद होने चाहिए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर ई पोर्टल स्वास्थ्य का उद्घाटन किया है।
एक ही पोर्टल स्वास्थ्य नाम का है, उसका उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा जी ने। ठीक है। दूसरा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। ठीक है। उद्देश्य है टियर 2 शहरों में सॉफ्टवेयर उत्पाद और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। देखिए, जो सेकंड लेवल के शहर होते हैं वहां पर सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट्स हैं या स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया है। इसमें कुछ कंपनियों का चुनाव किया जाएगा, कुछ नए स्टार्टअप का चुनाव किया जाएगा जिनको वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की घोषणा हुई है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले 29 सर्किल थे, अब 7 और हो गए हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं? 36 हो गए हैं। पहले 29 सर्किल थे, अब 7 नए सर्किलों की घोषणा हुई है, तो जिससे टोटल सर्किलों की संख्या कितनी हो गई भैया? 36 हो गई है। देखिए भाइयों, स्पीड थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूं मैं, ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूं। उसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो छोटी बने और संभव होगा तो आज ही आपको दूसरी वीडियो भी हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर भी प्रोवाइड करा सकें और 1-2 वीडियो और प्रोवाइड करा सकें आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर हम। तो इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा लेकर चल रहा हूं भाई। मेन उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जिसने व्यावसायिक क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देना अनिवार्य किया है। जो भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, कोई भी चीज है, कमर्शियल फील्ड्स जितने भी हैं, वो सभी जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट अनिवार्य देंगे न्यूजीलैंड की सरकार को। और ये न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बन गया वर्ल्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इब्सा विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। तो इब्सा विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई और उसके अध्यक्ष थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब यहां पर आता है इब्सा। इब्सा क्या है? IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। 3 देश हैं इब्सा में, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। एक बात और है, इसी से इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है, इसी से मिलती जुलता एक संगठन और है जिसे बोलते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो B है ब्राजील है ये वाला, I है इंडिया है ये वाला, S है साउथ अफ्रीका है ये वाला। तो ब्रिक्स में 3 देश सेम है, लेकिन रसिया और चाइना एक्स्ट्रा है। तो इब्सा में 3 देश हैं, ब्रिक्स में 5 देश हैं। इब्सा के 3 देश ब्रिक्स में भी हैं, रसिया और चाइना एक्स्ट्रा याद रखने आपको। ठीक है भैया। तो इब्सा की बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की और जिसमें अध्यक्ष थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक लिस्ट जारी की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। किसने जारी की है? टाइम्स हायर एजुकेशन में। इसमें पहला स्थान रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूके की है। ऑक्सफोर्ड नंबर 1, स्टैनफोर्ड 2, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 3rd। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखेंगे ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। भारत की इसमें 63 यूनिवर्सिटी शामिल की गई और जिनमें IISc बेंगलुरु 301 से 350 की ग्रुप में शामिल हुई। 301 से 350 के ग्रुप में कौन शामिल होती है? भारत की IISc बेंगलुरु। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका ब्रांड है अमूल ब्रांड। अमूल दुग्ध सहकारिता बोलते हैं जिसको हम, अमूल ब्रांड है। वो भारत की पहली डेयरी फर्म बन गई है जिसने राबो बैंक द्वारा जारी टॉप 20 डेयरी फर्म की सूची में स्थान बनाया है। तो राबो बैंक ने 20 डेयरी फर्म की सूची जारी की है और पहली बार भारत की कोई कंपनी या भारत की कोई डेयरी फर्म इसमें शामिल हुई है अमूल ब्रांड वाली। ठीक है, चलिए ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात कह रहा है इसमें इसका 16वां स्थान मिला है
और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड की नेस्ले नामक डेयरी ब्रांड है। जो स्विट्जरलैंड की नेस्ले ब्रांड है वो नंबर 1 पर है। भारत का मूल ब्रांड को 16वां स्थान मिला और पहली बार भारत की किसी फर्म को इसमें स्थान मिला है भाई। देखिए, अगर हम डेयरी फर्म की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो भारत में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, लेकिन फिर भी डेयरी फर्म टॉप 20 में पहली बार इंडिया की कोई फर्म शामिल हुई है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एग्रीओटा नामक ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर कोई कंपनी भारतीय किसान से उसकी कोई फसल खरीदना चाहती है तो एग्रीओटा नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो संयुक्त अरब अमीरात की गवर्नमेंट के, यूएई की गवर्नमेंट के अधीन काम करेगा और भारत के जो किसान है वो डायरेक्ट वहां की कंपनी को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं भाई। तो ये भारतीय किसानों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए एग्रीओटा महत्वपूर्ण है, याद रखना। कौन सा देश? यूएई और भारतीय किसान दोनों को प्रॉफिटेबल हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। आईआईटी मद्रास ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मोशिक निर्माण किया है। एक मोशिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर है, किसने निर्मित किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, दूसरा चलते हैं। डीआरडीओ ने चांदीपुर में अभ्यास नामक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। अब देखिए, ड्रोन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अभ्यास ड्रोन में खासियत क्या है? सपोज कीजिए इंडिया को मान लिया एक मिसाइल का परीक्षण करना, आकाश या त्रिशूल का, जो कि हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल हो। अब ऐसी मिसाइल जो जहाज को उड़ाने के लिए प्रयोग की जा रही है, उसका परीक्षण करना है, तो उसका परीक्षण कैसे किया जाएगा? उसके परीक्षण के लिए अभ्यास नामक ड्रोन का छोड़ा जाएगा और उस पर मिसाइल का अटैक कराया जा सकता है, टेस्ट हो जाएगा दोनों का। इसके लिए अभ्यास नामक ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने, चांदीपुर में। चांदीपुर कहां पड़ता भाई? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। भारत में 21 न्यूट्रिनो वेधशालाएं बनाई जाएंगी, फ्यूचर की बात है। ठीक है, भारत में कितनी न्यूट्रिनो वेधशाला बनेंगी? 21, जिनमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में 6 और उत्तराखंड में 4 होंगी। तो जो न्यूट्रिनो वेधशाला 21 बननी है, उनमें से कर्नाटक में कितनी? 6 और उत्तराखंड में 4 होंगी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जुलाई 2020 में बोत्सवाना में हाथियों की मौत हुई थी। जुलाई वाले करंट अफेयर्स में हमने भी लिखवाया था। तो जुलाई 2020 में बोत्सवाना में हाथियों की मौत हुई थी, तो उस समय कारण नहीं पता चला था। अब उनका कारण पता चला कि इसका कारण था साइनोबैक्टीरिया। पहले कयास लगाए गए शायद शिकारियों ने तो नहीं मार दिए, फिर लेकिन पता चला जी जो हाथियों की मृत्यु हुई उनके हाथी दांत जो थे सुरक्षित थे, तो उससे अंदाजा लगाया गया शिकारियों ने नहीं मारे हैं, कुछ और कारण है। तो फिर जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला साइनोबैक्टीरिया था। ये जितने भी हाथी मरे पाए गए सभी के सभी झील के किनारे पाए गए, तो मालूम हुआ कि उस जल में साइनोबैक्टीरिया था जो पानी के माध्यम से हाथियों के शरीर में पहुंच गया और उनकी मृत्यु हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं। विमान निर्माता कंपनी एयरबस है, उसने कहा है कि 2035 तक यह संभव है कि हाइड्रोजन से चलने वाले यात्री विमान बनाए जा सकें। ऐसे यात्री विमानों का उत्पादन संभव है जो 2035 तक संभव है, जो हाइड्रोजन से चल रहे हों। ऐसे एयरबस ने संभावना बताई है। इस पर काम चल रहा है, तो इन्हें कोड नाम दिया गया जीरो ई। जीरो ई का मतलब जीरो एमिशन। जीरो एमिशन यानी उत्सर्जन। ऐसे विमान जो जीरो उत्सर्जन करेंगे, किसका भैया? कोई भी प्रदूषक गैस का उत्सर्जन जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका कोड नाम जीरो ई दिया गया भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चीन ने पीला सागर में एक जलयान से रॉकेट द्वारा 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि आप समुद्र के अंदर से उपग्रहों को लॉन्च कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। और चीन ने किए किससे? पीला सागर से। पीला सागर में एक जलयान से रॉकेट द्वारा 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। हालांकि भारत के नाम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड है। एक ही बार में 100 से ज्यादा उपग्रह हम लॉन्च कर चुके हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, भारत के नाम ही है। लेकिन इसमें बड़ी बात 9 की बात नहीं है, बड़ी बात यह कि भैया इन्होंने समुद्र से लॉन्च किए हैं ये। ओके, आगे देखते हैं भाई। 30 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था, जिसमें भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो ये ऑनलाइन हो रहा था, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो पहले फीडे ने उसको रूस को विजेता घोषित कर दिया। फिर भारत ने आपत्ति दर्ज की, तो दोनों को, भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था भाई।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेनिस के फेड कप का नया नाम करा है बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप, देखिए फेड कप का नया नाम है, तो पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाएगा, बिली जीन किंग कप किससे संबंधित है। एकदम से नया नाम है, लेकिन कप पुराना है, टूर्नामेंट पुराना है, नाम नया है। बिली जीन कौन है? बिली जीन जो है अमेरिका की टेनिस की महिला खिलाड़ी हैं, और ये कम ही होता है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा का नाम किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर हो। इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा का नाम महिला खिलाड़ी के नाम पर है, इसलिए भी ये इंपोर्टेंट हो गया भाइयों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरॉन फिंच आईपीएल में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। एरॉन फिंच, देखिए आईपीएल में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी टीमें बदलती रहती हैं, लेकिन एरॉन फिंच ऐसे पहले खिलाड़ी है जो 8 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 8 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं भाई। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष अनिल जैन हैं। ये नई नियुक्ति हुई है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राज लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए। एथलेटिक्स के कोच थे पुरुषोत्तम राज, जो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए, क्योंकि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है उसकी 2 कैटेगरी होती है भाई, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरी क्या होती है, रेगुलर कैटेगरी। ठीक, तो ये लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए चुने गए थे, किंतु पुरस्कार ग्रहण करने से एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया। पुरस्कार कब मिलता? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को पुरस्कार मिलना था, इनकी मृत्यु हो गई 28 अगस्त को ही। ये भी बहुत कम चांस होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता पुरुषोत्तम राज कौन से पुरस्कार के लिए जाने गए, तो एथलेटिक्स कोच थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भी पूछा जा सकता है ऐसे कोच जिनकी मृत्यु पुरस्कार ग्रहण से एक दिन पहले हुई, पुरुषोत्तम राज भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक भारत की बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रही, उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा भी की। टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं पौलोमी घटक, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ओके भाई, अब ये कुछ और हैं जिनका निधन हुआ है, देखते हैं। संगीतकार एवं गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ। फिल्मों में भी गाते हैं, भारतीय फिल्मों में। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ। ये सभी जो है सितंबर के आसपास की बातें हैं। ठीक, रेडियो खगोल शास्त्री प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हुआ। इंपोर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता गोविंद स्वरूप किससे संबंधित थे? रेडियो खगोल शास्त्री थे। ओके, इसके बाद अभिनेता अजीत दास और जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ। ये साउथ इंडियन फिल्मों में, साउथ इंडियन की जो फिल्में होती हैं उनमें अभिनेता थे अजीत दास और जयप्रकाश रेड्डी, इनका निधन हुआ है। और असम की लोक गायिका अर्चना मेहता का भी निधन हुआ भाई। ओके, ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट प्लीज लेते रहें, क्योंकि मैं भी बार बार भूल जाता हूं कि आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलना है, तो आप प्लीज लेते रहें स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है ये, देखिए 6 सितंबर को केशवानंद भारती का निधन हुआ। केशवानंद भारती, जो पॉलिटिकल साइंस में कुछ केस हुए हैं, जैसे केशवानंद भारती वाला, मिनर्वा मिल्स वाला, गोलकनाथ वाला, ये कुछ केस हैं जो प्रसिद्ध रहते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इनको पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही एक केस हुआ केशवानंद भारती का। अब उनका अभी निधन हुआ है, तो पूरे केस के बारे में, उनके बारे में पूरी डिटेल हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। ये जो थे केरल के इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारती कौन थे? इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे। वे केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मुकदमे के कारण चर्चित थे। चर्चा का कारण क्या था? इनका मुकदमा केरल स्टेट से था। ठीक है, इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण है यह लाइन। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना को चेंज नहीं कर सकते। केशवानंद भारती मामले में यही कहा गया था। ठीक भाई, इसके बाद चलते हैं भाइयों। इसके बाद आ जाता है कि यह केस क्या था। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधारों के बिल को पास किया था और उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बिल में क्या था कि धार्मिक संपत्ति के मैनेजमेंट पर बैन लगाया गया था। केरल सरकार ने धार्मिक संपत्ति के मैनेजमेंट पर बैन लगाने वाला बिल पास किया और उसको चुनौती देते हैं केशवानंद भारती।
और जब वो चुनौती देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला क्या सुनाया कि आप संविधान को चेंज कर सकते हैं लेकिन उसकी मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए ये केस बहुत चर्चा में रहा था भाई। अब केशवानंद भारती जी का निधन हुआ है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को नौसेना में युद्धपोत पर तैनात किया गया। ये युद्धपोत पर तैनात होने वाली प्रथम महिला है। वारशिप पर तैनात होने वाली पहली महिला है भारत की तरफ से कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, इन दोनों को तैनात किया गया है। ठीक है भाई, ओके जी। कुमुदनी त्यागी है, गाजियाबाद से बिलोंग करती है। रीति सिंह हैदराबाद से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा, जापान के नए प्रधानमंत्री। एक और देखिए, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कहां चला है? महाराष्ट्र में। अभियान का नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। कहां पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र में शुरू किया गया। एक इरादा अभियान है जम्मू कश्मीर में। इरादा अभियान किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अब इसके बारे में बात करते हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र का है क्या? इसके अनुसार भाई जी, कोरोना से बचाव, मेरे परिवार का कोरोना से बचाव मेरी ही जिम्मेदारी है, ऐसा अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया है। दूसरा इरादा अभियान, जम्मू कश्मीर में के ऐसे परिवार या ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम है इरादा अभियान भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं भाइयों। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या एनएसडी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बात। नवरत्न कंपनी नेविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 किसको मिला है? नेविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को, जो कि एक सार्वजनिक कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। ओके, ठीक है भाई, ये पुरस्कार भी अच्छा है। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसमें महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? गुजरात से जुड़ी हुई है। और किससे है? महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। कहां पर? गुजरात में। नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ठीक है भाइयों। लास्ट, उड़ीसा में स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना। जो स्वच्छता सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई है, गरिमा योजना। किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश में है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, तो उत्तर प्रदेश के जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनके घरों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। उत्तर प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर पदक वगैरह जीत चुके हैं, उनके घरों तक पक्की सड़क पहुंचाई जाएगी, चाहे वो गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में, लेकिन पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। ये योजना यूपी में है, नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ठीक है। केरल में नमथ बसाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें इरुला, मुडुका और कुरुम्बा भाषा में, देखिए क्या होता है। देखिए, कुछ कबीले टाइप के बस्तियां होती हैं जहां पर जनजाति के लोग रहते हैं, शिक्षा नहीं है। क्यों शिक्षा नहीं है? क्योंकि उनकी खुद की अलग भाषा होती है। तो केरल में एक योजना चलाई गई कि ऐसी बस्तियों में पहले लैपटॉप पहुंचाए गए। लैपटॉप पहुंचाने के बाद वहां के जो छात्र हैं उनको उन्हीं की भाषा में, इरुला भाषा, मुडुका भाषा और कुरुम्बा भाषा में, उनकी जो लोकल भाषा वो खुद जानते हैं, उसमें शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से। और इस को बोला जा रहा नमथ बसाई कार्यक्रम। नमथ बसाई इरुला का है, क्योंकि इरुला जनजाति के या इरुला भाषा के, इरुला जनजाति भी भाषा भी है, ही छात्र इसमें सबसे ज्यादा शामिल किए हैं। अभी 3 भाषाएं हैं, बाद में और भी भाषाएं शामिल होंगी। तो नमथ बसाई जो शब्द है वो इरुला भाषा का, इसका मतलब होता है मेरी भाषा या हमारी भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो जो दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड रेल बन रही है, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना ऋण देगा, कितना लोन देगा? $1 बिलियन का ऋण देगा भाई। तो भाइयों, ये जो हमने आपको बताया, ये सब क्या था? ये था सितंबर 2020।
स्पीड बहुत ज़्यादा लेकर चले हम, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा सके। वैसे आप जो हमारी पुरानी वीडियो देख चुके हैं वो जानते हैं कि हम इतनी स्पीड नहीं रखते, स्पीड कम ही रखते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मैटर को कवर करना था, इसलिए हमने स्पीड ज़्यादा रखी है। और जल्दी ही आपके सामने अक्टूबर की वीडियो भी आएगी, 1 या 2 वीडियो और बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे जो आपको दिल्ली पुलिस के आने वाले एग्जाम में फ़ायदा पहुंचा सकती है भाई। आज की वीडियो इतना ही भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।